नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज वॉर रूम में ईरान इजराइल युद्ध के अलावा और बहुत सारी खबरें हैं दुनिया की, हमारी देश की और पाकिस्तान की, मतलब हमारे पड़ोस की, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। और उन खबरों पर आगे बढ़े, आपको मेहमानों से मिलवाते हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। मेरे जनरल ए के सिवाच आ चुके हैं स्टूडियो में। स्वागत सर आपका। मेरे जनरल बी के दत्ता हमारे साथ हैं। स्वागत आपका सर। और एयर कमोडोर एस बैल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। तो पहले ईरान और इजराइल की इस जंग की बात कर लें, जिसका आज 8वां दिन है। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खमेनेई आज दुनिया के सामने आ सकते हैं, क्योंकि आज जुम्मा है, फ्राइडे। खबर है कि खमेनेई जुम्मे की नमाज पढ़ाने सामने आ सकते हैं। जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं, अगले जुम्मे से पहले क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। और आज भी उनका ये फ्राइडे प्रेयर्स को लीड करना, अगर ये होता है तो महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि अब तो ये साफ है, इजराइल साफ कर चुका है कि खमेनेई को मारना हमारा लक्ष्य है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या आज वो तेहरान की ग्रैंड मॉस्क में, जहां वो हर शुक्रवार को नमाज पढ़वाते हैं, वहां आज वो आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। खमेनेई के लिए अब कोई जगह सेफ नहीं है, यह बात बिल्कुल साफ साफ कही जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यह कहा था कि मैं मालूम है कहां है, लेकिन हम इन्हें मारेंगे नहीं फिलहाल। लेकिन कहा जा रहा है कि ये किसी सेफ प्लेस पर इनको भेजा गया है। कोई बंकर भी हो सकता है जहां पर ये हो। अब देखिए ये बाहर उससे आते हैं कि नहीं आते। ट्रंप ने साफ कहा था मैं मालूम है खमेनेई की लोकेशन। ऐसे में आज खमेनेई सामने आते हैं तो भी बड़ी बात है, और नहीं आते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा मैसेज सामने जाएगा। और आपको यह भी बता दें, खमेनेई को लेकर यह दावा लगातार किया जा रहा है कि वो अब किसी बंकर में छिपे हुए हैं। इन दावों को मजबूती तब और मिली जब आधिकारिक तौर पर आयतोल्ला खमेनेई का एक वीडियो 18 जून को, यानी परसों, रिलीज किया गया। उनके पुराने वीडियो से जब इस नए वीडियो की तुलना करते हैं तो कई बदलाव नोटिस होते हैं। पुराना वीडियो एक बहुत छोटी ड्यूरेशन का 3 मिनट 50 सेकंड का वीडियो था, जबकि जो नया वीडियो बनाया गया वो 9 मिनट का है। फिर भी पुराने वीडियो की फाइल की साइज 24 MB थी, जबकि नया वीडियो कंप्रेस था, 18 MB का था। पुराने वीडियो का बिटरेट, इस वीडियो का बिटरेट पुराने वीडियो का 892 kbps था, नए वीडियो का सिर्फ 256 kbps था। ये मैं आपको क्यों डिटेल दे रहा हूं बताता हूं अभी। पहले ये स्टैंडिंग माइक पर बोलते थे, नए वीडियो में इनको, जैसे हमने ये माइक लगा रखा है, ऐसा माइक जो है इनको दिया गया है, जिसमें पुराने वीडियो की ऑडियो क्वालिटी 95.4 kbps थी। नए वीडियो में ये 2.4 kbps रह गई, डाउनग्रेड हो गई। अब ये सारे संकेत क्या हैं कि खमेनेई अपने पुराने ठिकाने पर नहीं है। ये सब बताने का मकसद ये था, जहां से ये रेगुलरली अपने वीडियोस बना करके अपने सपोर्टर्स को, देश को मैसेज दिया करते थे, उस जगह पर ये नहीं है। वहां से किसी और जगह इनको शिफ्ट किया गया। उसमें ख्याल रखा गया है कि आसपास की लोकेशन डिस्क्लोज भी ना हो। लेकिन इन सब चीजों से ये पता चलता है वो ऑडियो वीडियो सेटअप जो है वो बिल्कुल नया है। एक नई लोकेशन पर वो वीडियो इनके बनाए जा रहे हैं। वो वीडियोस आपको अगर हम दिखा सकें, वो 2 अलग अलग वीडियोस जो हैं, एक 10 जून का वीडियो और एक 18 जून का वीडियो। ये देखिए 2 वीडियो हैं। पहले कैसे ये एक मजमे में बोलते थे, कैमरा अलग अलग तरीके से डायरेक्शंस लेता था, उसमें ऑडियंस भी दिखाई देती थी। 2 झंडे इनके पीछे लिखे हुए हैं, ऊपर वॉल पर कुछ लिखा हुआ है बड़ा अरबिक में। और अब दूसरा वीडियो जो है उसमें ज़्यादातर इनके नज़दीक से जो है इनका वीडियो बनाया गया है। पीछे जो पहले आयतोल्ला थे उनकी तस्वीर दिखाई देती है। इसमें कोई ऑडियंस नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब ये किसी सेफ प्लेस पर हैं, इतना हम फिलहाल कह सकते हैं। अब ये आते हैं कि नहीं आते हैं आज फ्राइडे प्रेयर्स के लिए, यह हमको देखना होगा। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आ गया। ये है इजराइल काद्स, और इन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया, बिना किसी लाग लपेट के, कि खमेनेई को खत्म करना इजराइल का मेन गोल है। उन्होंने कहा यह व्यक्ति अब जीवित नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपनी पूरी ताकत हमें दिखा रहा है, लेकिन इजराइल को अपना टारगेट मालूम है और हम वो टारगेट हासिल करके रहेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि खमेनेई किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो अब ये दोनों बातें कि इजराइल का टारगेट इनको मारना, और ऐसा लगता है कि इनको किसी सेफ प्लेस पर रखा गया है। बाकी आपको हम बेहतर बताएंगे। सर, अगर आज ये फ्राइडे प्रेयर्स के लिए आए, जुम्मे की नमाज के लिए, ग्रैंड मॉस्क तेहरान में, अरे एक बयान एक बार सुना देता हूं, फिर आता हूं जी। तो इजराइल कह रहा है कि आयतोल्ला को तो हम मारेंगे, और आयतोल्ला साहब कहां हैं ये कोई जानता नहीं। सर, आपको लगता है आज वो आएंगे तेहरान की वो ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए? बड़ी खूबसूरत जगह है वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग हैं तो वॉर रूम में, लेकिन बात हम पीस की करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और फिर से आपने जनरल साहब को बुला लिया, कमांडर साहब को बुला लिया। भाई कभी दूसरे डिप्लोमेट को लाया करो, वो मेरा समर्थन करेगा, नहीं तो ये तो आपको पता है। अच्छा, आप मेरी साइड पे आ जाइए। बिल्कुल, हम शांति की तरफ है। थैंक यू। मेरा मानना है, पहले तो
I'll answer your question quickly. आपको पता है कि अपना मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब ने क्या बोला कि 2 हफ्ते 2 हफ्ते क्यों टाइगर, 3 हफ्ते क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 5 दिन क्यों नहीं, 3.5 दिन क्यों नहीं? इसका क्या मतलब है? वहां से तू भाग गया था कनाडा से कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, क्या बड़ा हुआ? सिर्फ वो मुल्ला को तूने बुलाया और उसको जिहादी बिरयानी खिला दी तो क्या फर्क पड़ता है? इजराइल इज नाउ डिटर्मिन्ड सर, जो हमेशा से ये मुल्ला रिजीम कहती आई है कि यहूदियों को, आई एम सेइंग इट वेरी डिलिबरेटली, हल्के हल्के कह रहा हूं, यहूदियों को इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। इजराइल अब वो कह रहा है इस मुल्ला रिजीम को जीने का अधिकार नहीं है। एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मिटा देंगे। क्या वो आज आएगा? नहीं आएगा सर। अभी तक मुझे किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। जो मेरा ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप, उसमें अभी तक वो लोग कह रहे हैं कि ही इज इन मॉस्को। नहीं आएगा, रिमोटली जरूर कुछ ना कुछ करेगा, वर्चुअल। हाँ, वो वहां आना तो वो बिल्कुल पब्लिक अपीयरेंस है उनकी, तेहरान में खुले में आना। और अच्छा, वैसे तो ये बड़ी ग्रैंड पोस्टरिंग भी कर रहे हैं। इन्होंने जो लास्ट वीडियो दिया, इन्होंने बनाया, उसमें इन्होंने कहा कि जो लोग ईरान को धमका रहे हैं वो ईरानी लोगों को जानते ही नहीं है। हम किसी धमकी में डरने वाले नहीं है और हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, ये इनका कहना है। तो अगर आज आ जाते हैं वहां पर तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में तो एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देंगे। 100%। सवाल यह है कि कहीं उसी जगह पर तो इनको टारगेट करने का इरादा नहीं है इजराइल का। क्या लगता है कमोडर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जब से अमेरिका ने डिसीजन लिया है कि 2 हफ्ते के लिए वो पोस्टपोन कर देंगे, वो वाला डिसीजन जिससे वो ज्वाइन करना चाहते कि नहीं करना चाहते इस युद्ध के अंदर, तो ये नेतन्याहू को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये ऐसे जो भी कहें, लेकिन धक्का बहुत बड़ा लगा है। उनको लग रहा था कि शायद ये समय आ गया है कि अब अमेरिका हमारे साथ होगा और बहुत जल्दी हम तबाह और बर्बादी कर देंगे। और दूसरी चीज है, अब उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया है कि मुझे किसी भी तरीके से खमैनी को मारना है। लेकिन और वो उन्होंने बोला भी है। वो पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो नमाज पे आते हैं आज, तो आज पक्का टारगेट होंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती होगी कि ये आएंगे। लेकिन जैसे आप भी कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है ये, कहीं वो ये भी दिखाना चाहें। लेकिन खाली नमाज पे आना इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए, वो ट्रैवल करेंगे जहां से वो छुपे हुए हैं और वहां से ट्रैवल करते हुए आएंगे जहां पे नमाज पढ़ेंगे, तो उनको पूरा पता चल जाएगा इजराइल को कि कहां पे छुपे हैं, कैसे आ रहे हैं। ना कि उसको यहां पे टारगेट करे, वो तो रास्ते में भी टारगेट कर सकते हैं और कुछ नहीं तो उसकी लोकेशन पता चल जाएगी कहां से आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे नमाज पढ़ने। और वापस भी तो जाना पड़ेगा वहां से, वापस वो दूसरी बार एक्सपोज हो जाएगा। अरे, आप दोनों ने जो बात की मैं अब सुनाई देता हूं। अमेरिका का क्या स्टैंड है अब? अमेरिका का बयान आया, राष्ट्रपति ट्रंप का कोट किया हुआ बयान व्हाइट हाउस ने बताया है कि वो 2 हफ्ते के अंदर यह फैसला करेंगे कि वो ईरान के साथ जंग में शामिल होंगे, ईरान के ऊपर जंग में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ईरान के साथ आने वाले दिनों में बातचीत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और इसी पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन इसमें 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। अब देखिए साहब, इसमें 2 बातें। एक तो बिल्कुल जो सर ने बात कही कि 2 हफ्ते क्यों मांगे हैं, 2 हफ्ते में ऐसा क्या हो जाएगा। एक अपडेट आपको दे दें कि ईरान के विदेश मंत्री वो जाने वाले यूरोप में उनकी बातचीत होने जा रही है, जहां पर यूके, फ्रांस और जर्मनी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। उनके साथ उनकी बातचीत होने जा रही है आज और कल में ही। तो अब जो इनके स्टेटमेंट में भी बोला गया कि अभी 2 हफ्ते में यह तय होगा कि हमारी बातचीत होती है ईरान से कि नहीं होती है। मतलब ये बातचीत को एक चांस देना चाहते हैं ट्रंप। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही रेड लाइन है, रेड लाइन ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा ईरान, बात खत्म। तो वो सरेंडर भी जब कहते हैं तो मतलब ये कि तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर दो। इजराइल की लड़ाई दूसरी है। अब इजराइल को खोमेनी को भी मारना है क्योंकि उसके अपने आप ही लोगों की जानें जा रही हैं। तो दोनों के एम्स में एक डिफरेंस है। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि मैंने वीटो कर रखा है नेतन्याहू को मारने से, मतलब इजराइल को रोका हुआ है मैंने, लेकिन हम फिलहाल नहीं मारेंगे। लेकिन कब तक वो अपना वीटो लगा के रखेंगे कोई कह नहीं सकता। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए इजराइल में, मिसाइलें तो पहुंच ही रही है ईरान की, तो वो मजबूर हो जाएगा कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए। लेकिन इन बातचीत अभी भी जारी है इन पश्चिमी देशों और ईरान के बीच में। और ये जो मुनीर कल मिलकर के आए हैं, इसमें इनका भी कोई ना कोई रोल जरूर होगा। भाई, दुनिया को दिखाने के लिए तो पाकिस्तान का यही कहना है ना कि हम जंग नहीं चाहते और गलत किया है इजराइल ने। तो क्या बातचीत से अभी भी कोई हल निकल सकता है जनरल दत्ता, लगता है आपको? सौरभ, बिल्कुल। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब इजराइल लगा हुआ है लगातार हमले करने ईरान के ऊपर, और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव उसका कि मैं इनको न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाने दूंगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका था कि रिजीम चेंज। बल्कि अभी इजराइल ये बोल रहा है कि हमारा
मेन ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाने देना, रिजीम चेंज इज अ सेकेंडरी इशू। मतलब उन्होंने अपना थोड़ा स्टैंड चेंज किया है। तो अभी जहाँ तक ये नेगोशिएशन की बात है, हमने ये भी चर्चा करी कि अगर अमेरिका हमला करना शुरू कर देगा तो क्या ईरान उसको सस्टेन कर पाएगा। तो हमने बोला कि अगर ईरान ये बोलता ओके ठीक है, हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं, आप आगे बातचीत करिए और हम तो इसको कैप करने के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उस हालत में अमेरिका के पास में कोई मुद्दा नहीं बचता कि वो हमला करे ईरान के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के अंदर 60% लोग नहीं चाहते कि अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए जंग में ईरान के साथ में। उनके अपने रिपब्लिक पार्टी के 70% लोग नहीं चाहते कि अमेरिका इस जंग के अंदर कूदे। और इसलिए जो ट्रंप साहब हैं वो थोड़ा सच में पंच में हैं, क्योंकि उनकी जो जूइश लॉबी है, जो उनके बिजनेस मैग्नेट है, जो उनके साथ में हैं लोग, वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन इसमें इनके लिए परेशानी है। आपने ठीक कहा, इनका तो प्रॉमिस ये था कि मैं जंगों से बाहर निकालूंगा अमेरिका को, तो इनका सपोर्ट बेस ये तो नहीं चाहता कि अमेरिका फिर किसी जंग में उलझ जाए। लेकिन मैं कल भी बताया था प्रोग्राम में कि CNN ने एक सर्वे दिखाया है और वो ये कह रहा है 70% अमेरिकन ये भी चाहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहिए। तो अब ये इनकी दुविधा है, जंग में जाए बगैर कैसे रोकें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो नेगोशिएशन जी, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नेगोशिएशन का चांस है, 2 हफ्ते हमको दीजिए, पर इन 2 हफ्तों के अंदर मिलिटरली भी जो यूएस है वो अपना सारा पोस्चरिंग तैयार रखेगा। इनका जो निमिट्स जो अभी इंडो पैसिफिक से वापस जा रहा है उसको भी उतना ही समय लगना पहुंचने के लिए ऑन दी बैटल स्टेशन। तो ये जो ट्रैवलिंग टाइम है, जब तक इनके पूरे हथियार असला ना तैयार हो जाएं, अमेरिका जंग में नहीं कूदेगा। और जहां तक मुनीर का सवाल, करने ये 2 हफ्ते ही जंगी तैयारी के लिए भी ले, जंगी तैयारी भी चलेगी। और साथ साथ में क्या है, जो मुनीर इज अ शिया मुसलमान, आपको मालूम है? आई नो मुनीर इज नॉट अ सुन्नी। अभी उसने बोला होगा भाई, मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी बयान सुने इस पर। ना इज अ एब्सोल्यूट कंफर्म शिया। Absolutely. No, it's not confirmed. No. कुछ कहते हैं कि सुन्नी है, कुछ कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि इस पर तो बहुत कुछ निर्भर हो जाएगा अगर वो शिया निकला। बिल्कुल नहीं। इनके पहले भी पाकिस्तान के चीफ शिया रह चुके हैं, पहले भी। मैं उसका नाम अभी स्लिपिंग, अगर वो शिया है तो इसमें एक अलग डायमेंशन ऐड हो जाएगा। 100%। तो अगर मैं इस तरह हाइपोथेटिक बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए शिया है, जो बहुत सारे जो हमें सर्च में जाते हैं तो बोलता है ये शिया है, उसने बोला भाई तू शिया है, तू इसको बोल आयतुल्लाह खमैनी को नेगोशिएट कर ले, इस जंग में से निकल जा। ये भी हो सकता है, टास्क दी हो उसको कि तू जाके कन्वे कर। अगर तू नहीं चाहता कि पाकिस्तान की धरती इस्तेमाल हो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, इनको समझा थोड़ा, और अगर वो तेरा कहना मान जाते हैं तो हम नेगोशिएट कर लेंगे। तो ये हाइपोथेटिक है। फाइनल फैक्चुअल क्या चीज़ है, अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं कि मुनीर को कितनी डांट पड़ी और कितना प्यार हुआ उसके साथ। आते हैं सर उस पर भी, आते हैं सर। आप कुछ कह रहे हैं सर? मैं सिर्फ विद योर परमिशन सर, आपने अभी कहा है कि नेगोशिएट व्हाट? मुझे तो 52 साल हो गए कूटनीति में सर। नेगोशिएट व्हाट? कि मैं नहीं बनाऊंगा, कहानी खत्म, पैसा हजम। नेगोशिएट व्हाट? कि मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरे को दे देगा। सर, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। नेगोशिएट नथिंग, ठीक है, पीरियड। अब मैं आपको बताता हूं कुछ नए स्टेटमेंट्स इसमें और पाकिस्तान का एंगल, और पाकिस्तान व्हाइट हाउस में जाकर जो मुनीर लंच खाया है, अभी सर कह रहे थे देयर आर नो फ्री लंचेस, सही बात है। इसके बदले में ट्रंप क्या क्या लेगा अभी पाकिस्तान से, पाकिस्तान को कैसी मुश्किल में डाल दिया है अमेरिका ने, इसकी हम लोग वही बात करेंगे। ईरान को लेकर अमेरिका का रुख आपने देख लिया। ट्रंप ने कहा मुझे 2 हफ्ते में तय करना है कि मैं क्या करूंगा, जंग करूंगा या बात करूंगा, और बातचीत हो रही है इस बीच कई यूरोपियन देशों और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में। अब मैं आपको बताता हूं इजराइल क्या कह रहा है। देखिए, इजराइल के लिए तो अब ट्रंप ने 2 हफ्ते मांगे हैं। इजराइल तो चाहता था अभी कूद पड़े उसके साथ लड़ाई में, और दोनों भाई मिलकर के इतने बम मारो कि सब बर्बाद कर दो ईरान में और आयतुल्लाह को खत्म करो, फिनिश। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नेतन्याहू लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे, उन्हें अमेरिका की ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं है। ट्रंप जंग में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये उनका फैसला, ये नेतन्याहू ने कहा, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। सुनिए जरा। על מה הוא נשען? הוא נשען קודם על חיזבאללה, ומשם לא באה הישועה, כי הורדנו את חיזבאללה על ברכיו. ועל מה הוא נשען? על מה כל ציר הרשע הזה? על מה כל האיום במזרח התיכון? איראן. ואם אנחנו, איך אומרים את זה באנגלית? cut them down to size.
זאת אומרת, פשוט שוברים את יכולת האיום שלהם. אנחנו משנים, וזה אמרתי ביום השני של המלחמה, אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ועכשיו אני אומר לך, וגם לצופים שלנו, אנחנו משנים את פני העולם. अब इस बयान के मतलब को जरा समझना पड़ेगा जनरल सिबाच। उन्होंने कहा कि ट्रंप आप साथ देते हैं नहीं, उनका फैसला है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना। आपको लगता है कि बिना अमेरिका की मंजूरी के ये किसी भी हद तक जाएंगे? बमबारी वगैरह करना तो ठीक है, लेकिन सीधे आयतुल्लाह को टारगेट करना? देखो सौरभ, मुझे नहीं लगता। देखो सच्चाई यह है कि जो भी इजराइल कर रहा है उसके पीछे अमेरिका की बिल्कुल सपोर्ट है। और आप लास्ट 2 दिन के इवेंट्स देखें तो कहीं ना कहीं ईरान भी बाउंस बैक किया है। जैसे सोचा जा रहा था ईरान घुटने टेक देगा, मगर जिस प्रकार से उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का अपना भंडार खोला है, सिजाइल मिसाइलों से उसने हमले किए हैं इजराइल में। सिजल में, हाँ, हाइपरसोनिक है ये, हाइपरसोनिक मतलब 5 मार्क से ज्यादा तेज है। मगर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, उन्होंने सटीक हमले किए और नुकसान इजराइल में भी हुआ। अगर अब हम सीक्वेंस ऑफ एक्शन देखें कि अब हो क्या सकता है, देखो हो ये सकता है इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता था अगर अमेरिका इसमें आता। अगर इसमें अमेरिका आता तो फिर रूस और चीन ने भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ आने के चांसेस थे। और ये ही मुझे लगता है कि अमेरिका को भी लगा कि अगर वो इन्वॉल्व हो गया तो फिर वो एक प्रकार पार्टनर हो जाता है, फिर वो डिक्टेट नहीं कर पाएगा पीस के लिए। और मुझे लगता है ये वर्ल्ड की पीस के लिए बेटर है कि 15 दिन का उन्होंने दिया है टाइम कि कहीं ना कहीं एक प्रकार समझौता हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सौरभ बात आती है कि जनरल आसिम मुनीर जिसको फील्ड मार्शल बना दिया है पाकिस्तान ने एज ए फील्ड मार्शल, तो वो क्यों मिले, डोनाल्ड ट्रंप उससे क्यों मिले? ये पहली बार है कि कहीं आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एक आर्मी चीफ से मिले हो। पहले मिले याया खान से और मुशर्रफ से भी, मगर वो प्रेसिडेंट भी थे। तो अब बात आती है 3। देखो अगर कोई मुस्लिम वर्ल्ड में कोई देश जो ईरान के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ था वो था पाकिस्तान, वो ही एक प्रकार क्रिटिसाइज कर रहा था इजराइल को। और दूसरी बात है कल को खुदा ना खास्ता अगर अमेरिका ईरान में जाता है तो उसको एयर बेस चाहिए, लॉजिस्टिक नोड चाहिए, तो वो पाकिस्तान से ही लेगा, क्योंकि पाकिस्तान हरदम देता रहा है अमेरिका को। जब वो लड़ रहा था अफगानिस्तान में, जब वो लड़ रहा था रूस के साथ, वहाँ दिए उसने। अब अल जौहरी जब अलकायदा का लीडर मारा गया था तो ड्रोन कहाँ से उड़े थे? वो पाकिस्तान से उड़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं जनरल आसिम मुनीर से, उनको पता आसिम मुनीर सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं आज की तारीख में पाकिस्तान में। सर एक फंडामेंटल डिफरेंस, सॉरी आपको रुक रहा मैं, आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा दीजिए स्क्रीन पर। सर जब ये मुशर्रफ ने साथ दिया अमेरिकियों का अफगानिस्तान में तालिबान और कायदा के खिलाफ, उससे पहले 9/11 का हमला हुआ था, पूरी दुनिया शॉक में थी और एक पूरी दुनिया का मन बना हुआ था मारो इनको। उस वक्त पाकिस्तान के लिए करना मजबूरी भी थी, लेकिन आसान भी था भाई अपने लोगों को समझाना। आज क्या कह के जाएगा वो लड़ाई में? वो ईरान का साथ भी दे रहा है, इजराइल को कंडेम भी कर रहा है, अब वो बेसिस भी देगा अमेरिका को, तो मतलब वो इजराइल का साथ दे रहा है ना। मैं एक बात बताऊं, देखो पाकिस्तान को पैसे के अलावा कुछ नहीं। आप ये सोचते हो कि पाकिस्तान दिखाए प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की 3 प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा नहीं करी, IMF लोन, वर्ल्ड बैंक लोन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ग्रे लिस्ट से बाहर रहना, ये सब अमेरिका की से मदद से ही होगा। अगर वो अमेरिका की मदद करता है तो उसको हथियार भी मिलेंगे और वो डिनाइल फैक्टर कर सकता है, वो दोनों तरफ खेलेगा। ये तो पिछली बार भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको जो वेपन और हथियार अपने लोगों को क्या बोलेगा, लेकिन अपने लोगों को बड़ा गोलमोल बोलेगा और चल सकता। पहले भी तो बोला उसने, जब वो पाकिस्तान गया था अमेरिका के साथ, वो यही बोलता रहा कि हम एक आज की तारीख में तालिबान के साथ थे, एकदम वो यू टर्न करके और वो तालिबान के बाद आगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर से बात हुई है, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं रिलैक्टेंस दिखाया होगा पाकिस्तान ने कि हमारी प्रॉब्लम है। मगर मुझे लगता है कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान ईरान में जाना तो उसको पाकिस्तान की मदद चाहिए, और वो मुझे लगता है पाकिस्तान कुछ ना कुछ मदद करेगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि इसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है, इसमें प्रॉब्लम है, दुविधा है, सही शब्द आपने इस्तेमाल किया। सर एक बयान आपको सुनाता हूं, फजलुर रहमान का बयान निकालिएगा। फजलुर रहमान पाकिस्तान के एक बड़े बहुत पुराने नेता हैं, इनकी अलग अलग पार्टी है और ये रिलीजियस पार्टी चलाते हैं, लेकिन एक सीनियर आदमी माना जाता है पाकिस्तान का। अब इनकी बात एग्जैक्टली यही जो हम बात कर रहे हैं, ये भी वही दूसरी दुविधा को आगे रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई
उसने, अमेरिका ने कौन सा देश छोड़ा है, कहाँ किस किस इस्लामिक कंट्री में वो नहीं गया, वहां जाकर के तबाही नहीं मचाई, अब वो ईरान को मार रहा है। तो क्या अगला नंबर किसका होगा? फिलिस्तीन पर वो इजराइल के साथ है, जेरूसलम को उसने इजराइल की राजधानी के तौर पर मान लिया है, वहां उसने अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर दी है। तो अमेरिका तो पूरी तरीके से मुस्लिम दुनिया के खिलाफ है और अगला नंबर हम हो सकते हैं। ये अगर उनकी पार्लियामेंट में बातें हों तो कैसे ये सरकार या आसिम मुनीर जो है अपना बेच देगी अमेरिका को, जाओ ईरान को मारो, इधर से अमेरिका का जहाज उड़ेगा, उधर से इजराइल का जहाज उड़ेगा, इसमें इस्तेमाल होगा पाकिस्तान बीच में। इसलिए हम कह रहे हैं कि उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा है। आप फजलुर रहमान की बात सुनिए। वो कह रहे हैं सारे मुस्लिम देश जो हैं वहां पर अमेरिका ने हमला किया, लीबिया पे कर दिया, फिलिस्तीन पे कर दिया, और अब पाकिस्तान और हमारी एटमी ताकत उसके ऊपर नजर है अमेरिका की। सर ये है जन भावना और काम कर रहा है मुनीर उल्टा। ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने अभी कही है। पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की लीबिया भी है उसके अंदर, यमन भी है उसके अंदर, सीरिया भी है उसके अंदर, इराक भी है उसके अंदर, ईरान का नंबर आने वाला है। अभी जनरल साहब ने बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया था 9/11 का। सोवियत संघ जब वहाँ पर था अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान वॉज इन, सोवियत संघ आउट, पाकिस्तान आउट। फिर 9/11 हुआ तालिबान, तब अमेरिका वॉज इन, जब अमेरिका आउट, जब तालिबान आउट, पाकिस्तान आउट। अब ईरान की बारी है, जब ईरान आउट, पाकिस्तान आउट। ये हमेशा के लिए अमेरिकन ने उनके ऊपर थूका है। इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है, दे विल नॉट लर्न। अब मुल्ला मुनीर व्हाइट हाउस में क्यों गया था सर? आपको याद होगा कि पाकिस्तान का एक कोई बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता, अब तो शायद नाम बदल लिया, उसने कहा था 1 महीने में नाम बदल दूंगा, अब पता नहीं उसका नाम क्या है। उसने कितनी आलोचना की है इजराइल की, और ये मुल्ला को बताया गया है, ताकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया ट्रंप ने, बुलाया इसका मुल्ला को। देख भाई मुल्ला, अपने प्राइम मिनिस्टर को बोल दे खामोश हो जाए, जो इजराइल के साथ जो हरकतें वो कर रहा है और जो गाली गलौज कर रहा है, मैं बहुत ठोकूंगा तुम लोगों को। तो मुल्ला ने कहा होगा यार गलती होगी, वो बेवकूफ आदमी है, मैं उसको जाके समझाऊंगा। सेकेंड, मुझे हमला करना है, मैं तैयारी कर रहा हूं, आपके थ्रू करूंगा, 900 कुछ किलोमीटर के बॉर्डर है, और अफगानिस्तान के थ्रू करूंगा, जहां बागराम एयरबेस पे मेरी सारी सामग्री पड़ी है, तालिबान उसका चौकीदार है, उसका प्रयोग नहीं कर रहे। और अगर तू नहीं मानेगा, अगर तू सही चीज नहीं करेगा, तो तुझे पता है कि टीटीपी जो जिनको तालिबान सपोर्ट करता है, तेरी नाक में दम कर रखा है, मैं उनको और उकसाऊंगा। पाकिस्तान घिर गया है मुनीर मुल्ला को। सर व्हाइट हाउस में जो जाता है ना 1-on-1, उसकी क्या हालत होती है आप तो जानते हैं। आपने बेगिंस्की को देखा था, साउथ अफ्रीकन को देखा था। ट्रंप अगर कैमरे पर किसी की इतनी बेइज्जती थैंक यू वेरी मच। पर्सनली पता नहीं क्या क्या किया एग्जैक्टली मेरा ख्याल तो क्या क्या उतारा होगा मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन सर आपने देखा था मैक्रोनी को भी बोल दिया था, साउथ अफ्रीकन को भी बोल दिया था, सबको उसने गाली गलौज करता। ही डजंट केयर। एक चीज है ट्रंप के, इक्वल अपॉर्चुनिटी अब्यूजर जो मिल जाए। हम लोग कल बात कर रहे थे कि वो ना एक किस्म का डीलर है, अब वो कैसे भी उसको अपना काम निकालना है। थैंक यू। बिल्कुल सर, तो वो कभी धमकाएगा, कभी पुचकारेगा, कभी कुछ करेगा अपने व्हाइट काम हाउस के में। लिए किसी को भी दुश्मन को भाई, भी दोस्त बनाएगा। अच्छा मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाना, उसकी ईगो कितनी पंप कर दी होगी 100%। अब वो उससे जैसे पब्लिकली की है, प्राइवेटली गाली दी है। हाँ पब्लिकली 4 लोगों के नाम सामने आए सर जो उस मीटिंग में थे। एक स्टीव विटकॉफ, हाँ। जो इनका मिडिल ईस्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव है ट्रंप का, उनका जो भी बहुत businessman करीबी है। यार है और शायद उसका गोल्फ पार्टनर है। दूसरा इनका जो है मार्को रूबियो, जो इनके स्टेट सेक्रेटरी है, फॉरेन Secretary of मिनिस्टर, State। ये सरकार की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये अमेरिका की तरफ से थे। और इधर से कौन था पाकिस्तान की तरफ से? आसिम मुनीर और आसिम मलिक, उसका ISI चीफ। मतलब अमेरिकी लोग जो है वो आर्मी चीफ और ISI के चीफ से बात करें, उसमें कोई सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक बाहर खड़ा होकर जूते साफ कर कुछ कर रहा होगा, अंदर कोई सिविलियन नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसके हाथ में है और किसकी वजह से चलती है। अगर आपको याद हो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट, उन्होंने पहले तो कहा हम ईरान को बहुत सपोर्ट करेंगे, फिर यह भी कहा कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट करना चाहिए इजराइल के अगेंस्ट। फिर शहबाज शरीफ ने भी फोन किया ईरान के प्रेसिडेंट को, मसूद को, और कहा कि हम आपके सपोर्ट में हैं। और उसके बाद मुनीर का लंच हुआ। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स क्या स्टेटमेंट देते हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और जैसे कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे एम्बेसडर साहब बोल रहे थे कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट
एनिमीज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, और जब जब इंटरेस्ट बदला अमेरिका तब तक दोस्त से दुश्मन, दुश्मन से दोस्त। ये वही ट्रंप है सर जिसने कहा था कि पाकिस्तान इज अ हेवन ऑफ टेररिस्ट। वगैरह हम पाकिस्तान की दुविधा की बात कर रहे हैं, तो वो उम्मा का क्या हुआ? बिल्कुल, वो जो इस्लामिक ईरान उम्मा का हिस्सा नहीं है क्या? अमृतसर के छोले खाने गए ना, और जो सब- इस्लामिक बॉम्ब बनाया था इन्होंने ये कोई कहा बॉम्ब था नहीं कि है। ये बॉम्ब जो है मुस्लिम उम्मा के लिए, और उसी का ही हिसाब देते हुए जनरल जो कि ईरान के जनरल थे, उन्होंने कहा था कि हमें कुछ होता है तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पे फटेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब और भी है, वो है WLF। ये WLF एक ऐसी कंपनी है जो कि क्रिप्टो में डील करती है। 60% उसका लड़का इसका फैमिली इंटरेस्ट है उसके अंदर, उनके लड़कों डोनाल्ड ट्रंप के लड़के का। असली एटम बम तो वो है। और स्टीव विटकॉफ का लड़का भी है उसके अंदर, मुबारक और वो आए थे मीटिंग के स्टीव लिए। विटकॉफ का लड़का पाकिस्तान आया था एक क्रिप्टो डील करवाने के लिए। करेक्ट। और कौन था उसके अंदर? शहबाज शरीफ भी था और हमारे आसिम। ये ट्रंप अमेरिका को कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहा है सर? 100% CEO है वो। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। बिल्कुल, वो प्रेसिडेंट बनने से पहले भी बिजनेसमैन था, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो बिजनेसमैन ही है। और वो हर एक जगह अपना इन्वेस्टमेंट करेगा जहां उसको कोई फ़ायदा होगा। और जहां तक अभी मुनीर का सवाल है, अभी 4-5 मुद्दे हमने पहले भी इसकी चर्चा करी थी। क्रिप्टो करेंसी, मिनरल वेल्थ इन बलूचिस्तान, साथ में टू डाउनग्रेड द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन पाकिस्तान। थर्डली, जो इनका ऑपरेशन चल रहा अगेंस्ट ISIS खुरासान, उसमें पाकिस्तान की मदद कर भी रहे हैं। इसलिए कुरिल्ला ने बोला हमारा बड़ा एक ऐसा देश है जो लगातार काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में लगा है, और इतने हजार इन्होंने अपने लोग सेक्रीफाइस कर लिए। और साथ में अब ईरान के माध्यम से इनके एयरफील्ड्स, इनका जो स्पेस, एयर स्पेस का इस्तेमाल, वो सारी चर्चे इसके अंदर चली। और ख़ास करके क्या है कि जो मिस्टर ट्रंप हैं, उन्होंने मुनीर को बोल दिया यू हैव नो चॉइस, इफ यू आर सर्वाइविंग टुडे एज द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, इट इज बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ USA। अगर आपको पैसा मिल रहा है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, आपको FATF में नहीं रखा है, वो हमारी कारण है, यू कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम। नहीं तो उसमें अब इनकी जो पब्लिक ओपिनियन है पाकिस्तान की, विच इज टोटली एंटी इजराइल, और इस वक्त वो ईरान के साथ हैं, वो मैटर नहीं करेगी इसके लिए? पब्लिक ओपिनियन तो एंटी आर्मी भी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, तो पब्लिक को कौन मानता है वहां? पब्लिक तो बूट के नीचे रोता है वो मुनीर। ठीक है, तो जहां तक मुनीर का सवाल है, ये पहले भी आया था अमेरिका, कब? इमरान खान के समय, और वापस आके इमरान खान को अरेस्ट करके जेल में डाला, फिर इलेक्शन हुए, तब भी अमेरिका गया था ये? बिल्कुल अमेरिका गया था, आप ढूंढ लीजिए आप। और इसको बोला गया था यू रिमूव इमरान खान, इज गेटिंग टू बिग फॉर हिज बूट्स। अरे दिस आई डिडंट नो। ये तो मालूम है कि अमेरिका ने हटवाया इमरान खान को, बिल्कुल, लेकिन इसको बुला के करवाया ये काम, ये नहीं? यस, वो तो खुलेआम करते हैं हर खुलेआम। चीज। लेकिन देखिए सर, एक और दुविधा बता देता हूं, फिर आपको बताता हूं। अब एक और आपको दिखा रहा हूं, इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो डिफेंस मिनिस्टर, राइट, उनका उसका बयान है। अब इन्होंने कहा साहब कि पाकिस्तान को कह दिया अमेरिकियों ने कि भाई ईरान पर हम जंग करने जा रहे हैं, और तुम्हें क्या करना है एक और बता दें, तुम वहां से तेल और गैस नहीं लोगे ईरान से, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। हम भी पहले उससे बहुत लेते थे, लेकिन सैंक्शंस जब लगी हुई थी तो हमारे ऊपर भी प्रेशर आया, हमने उससे जो है तेल लेना कम कर दिया है। अब इसके बाद पाकिस्तान खुल के ये कह रहा है कि साहब हमें आपने धमका के कह दिया कि ईरान का तेल नहीं लेना, गैस नहीं लेना इससे, तो फिर ये भी बताओ हम लें कहां से जा करके? ये हमारे पड़ोस में था, मेरा सबसे सस्ता जुगाड़ था ये तेल और एनर्जी नीड्स का, मैं इसके बाद कहां जाऊं? सुनिए जरा। अगर हमें इसके ऊपर पाबंदियां लगाता है या इसको कहता है कि इसको ना करो, तो उसका ऑल्टरनेट भी तो बताए ना। अगर हम एक अपने हमसाये से गैस लेना चाहते हैं तो उसको वो कहते हैं कि ना लें क्योंकि वो पाबंदियां लगी हुई हैं और उसकी पादाश में हम पे भी पाबंदियां लग जाएंगी, तो उसका ऑल्टरनेट भी बताएं इस चीज़ को। जो है, मैं जब 2008 में पेट्रोलियम मिनिस्टर था, उस वक्त से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये पाबंदियां लगाते हैं और उसका कोई हल नहीं बताते कि हम क्या अल्टरनेटिव करें। फिर अगर हम हमसायों से गैस नहीं ले सकते तो क्या अल्टरनेटिव करें? ये अमेरिका को ये भी तो सोचना चाहिए। सर, इनकी हालत मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि इनके मुंह में ठूसेगा अमेरिका डॉलर और पीछे से बाम मरोड़ेगा, कहेगा जहां मैं कहता हूं वहां चल। मैंने सोचा पीछे देखो, कुछ और सच्चाई ये है कि सौरभ होगा यही, क्योंकि जो अमेरिका कहेगा
पाकिस्तान वो करता है, हिस्ट्री गवाह है कि जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान को उसने हथियार भी दिए, F-16 जैसे 83 के करीब एयरक्राफ्ट भी दिए। अब जो ये सच्चाई कह रहा है ख्वाजा आसिफ, इसको समझना चाहिए, जब ये 2018 को JCPOA से अमेरिका निकला था ट्रंप 1.0, तो उसने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी थी। भारत 28% ऑयल लेता था ईरान से, और वही बात सच्चाई नज़दीक भी था, और हमारी जो इंडस्ट्री थी वो ट्यून अप थी, मगर हमने 0% कर दिया था। तो ये सच्चाई, ये बच कैसे गया पाकिस्तान उस समय। और दूसरा, हमने एक ही काम कहा था कि चाबार पे आप काटसा नहीं लगाएं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भी और हमारे लिए, क्योंकि वो अफगानिस्तान को कनेक्ट करता बाईपासिंग पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट, जिससे वो मान गया था। अब बात आती है कि जो जिस प्रकार से अमेरिका कैसे यूज करेगा पाकिस्तान को, यह सच्चाई है। पाकिस्तान का यूज करेगा अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है, वहां पर पब्लिक ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी जो चाहेगी वही होगा, और पाकिस्तान की आर्मी को पता है उसका इंटरेस्ट कहां है। उसका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक, क्योंकि अमेरिका के बगैर ना उसको IMF ना इसको वर्ल्ड बैंक से, और कभी भी ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे लिस्ट पे डाल सकता है। और अगर वो साथ देता है तो ये सब फायदे होंगे उसको, और उसके अलावा उसको जो पिछली बार डिफेंस बजट में इनको दिया जाता था $400 मिलियन पर साल, वो भी मिलेगा। तो मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन की तरफ देख रहा है। और आप बड़ा ठीक बोला कि इकोनॉमिक भी है, क्रिप्टो जो करेंसी का डोनाल्ड ट्रंप का लड़का वो इंटरेस्टेड है। और दूसरा एक ये मिनरल्स की बात सुनो कि जो इसके पास भी मिनरल्स हैं पाकिस्तान में, वो हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में, जो क्रिटिकल मिनरल, वो भी परमिशन दे रहा है कि आप। एक एस्पेक्ट सर और रह गया इसमें, आपने बड़ा अच्छा बताया कि मतलब अमेरिका इसका क्या क्या इस्तेमाल करेगा, और सर ने इतिहास से बताया कि यूज एंड थ्रो ये हमेशा हुआ पाकिस्तान के साथ, इस बार भी उसके साथ यही होगा। और उम्मा केवल एक नोशनल चीज है, हकीकत में उम्मा जैसा कुछ नहीं है, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा देशों का आपस में ऐसा कोई भाईचारा नहीं है। एक चीज और सर, कि मान ले हम लोग ने ये चर्चा की थी कि अगर ये रिजीम हट जाती है आयतुल्ला की तो क्या होगा वहां पर। हाँ, ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर और मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं हैं या हथियारबंद ग्रुप्स नहीं हैं जो कि ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहेंगे। जैसे एक है जुंदुल्ला, ये जुंदुल्ला ईरान के अंदर भी है, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाता है वहां पर, पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ईरान, और ये इनके खिलाफ है, आयतुल्लाह के खिलाफ है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बड़े क्लोज लिंक हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान में भी एक जुंदुल्ला है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर बैल साहब अग्री करें, कि जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अफगानिस्तान का तालिबान था तो यह पाकिस्तान में भी पैदा हो गया, और आप जान रहे हैं कि वो कितना परेशान करता है पाकिस्तान को। ऐसे ही अगर ये एनार्की और एक सिविल वॉर की सिचुएशन जिसमें सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं अगर ईरान में लड़ने लगे आपस में, तो इसका फॉलोआउट पाकिस्तान पर फिर होगा, और फिर एक नई किस्म की बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ISIS जो है, खुरासम है, उसका कहां पे है इसका मेजर एलिमेंट? इसका मेजर एलिमेंट अफगानिस्तान के नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन में है, ईरान में है। ईरान का नॉर्दर्न और पूरा ये जो ईस्टर्न रीजन है उसके अंदर है, साथ में जितने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उसके अंदर है, चाहे वो कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उन सब में थोड़ा थोड़ा एलिमेंट है। और ये बहुत बड़ा ISIS के इस समय सबसे घातक आतंकी संगठन है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो लिंक की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने उनका एक टेररिस्ट को दिया था, तो उसके बाद से इनकी दोस्ती में थोड़ा सा बदलाव आ गया। लेकिन जितने भी टेरर एलिमेंट्स हैं, और उसको किसने फंडिंग की थी ISIS के ने? अमेरिका ने फंडिंग की थी और सऊदी अरेबिया ने किया था। अमेरिका ने बनाया था उसको, और किसने मदद की थी? पाकिस्तान ने मदद की थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि जो इन्होंने जिन खड़े किए हैं वो इन्हीं को खा रहे हैं। पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूं ईरान के बारे में। ईरान में एक चीज होती है कि जिसको भी उन्होंने बनाना, अगर रजीम चेंज की बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई भी खमैनी को चेंज करना है तो उसका सक्सेसर कैसे आएगा? उसके लिए एक होती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, और ये होती है 88 मेंबर्स की सीनियर क्लेरिक्स की। वो डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम लीडर होगा कि लीडरशिप काउंसिल होगी, और बहुत सारे वहां पे हैं जो इसमें आना चाहते हैं। हम तो हमेशा मुश्तबा की बात करते हैं, मुश्तबा खमैनी, लेकिन और भी बहुत है, अली असगर हिजाजी, मोहम्मद गोपाल यागानी, अली अकबर वेलायती, कमल खजारी और अली लंजियारी।
ये अली लंशियारी जो है इनका सबसे पीछे से मनूवर करने वाला है, जो एकदम इंडिपेंडेंट, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है आर्मी के साथ भी, खमैनी के साथ भी। आपने ठीक कहा, बहुत सारे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सब नाम इनका मतलब तब है अगर वहां कुछ ऐसा करने लायक बचेगा। बिल्कुल। इनको डर भी इमरान खान से अभी भी काफी है सर। गिरफ्तार तो उसको किया था पाकिस्तानियों को, इसको गिरफ्तार किया था दिसंबर 23 मेरा या तभी या नहीं अर्लियर देन दिसंबर 23 से पहले मुनरिया गया था वॉशिंगटन, फिर दिसंबर 23 बोला कि इसको बाहर मत आने देना। फिर ये इस पर सर आगे बात करें, मैं ब्रेक के लिए मजबूरी है रुकना। ब्रेक हम ले रहे हैं। अभी जो सर बात कह रहे थे इमरान खान से क्यों अभी भी डर है उसको जेल में डालने के बाद। अच्छा, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ बात कही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ये मुझे फ़ोन आया था सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का, और उसने कहा कि मैं बोल दूं इंडियंस को कि आप लोग नहीं, आप लोग अब रुक रहे हैं। कुछ बातें वो कह रहा है, सुनाएंगे आपको, उसका भी एक अलग डायरेक्शन है। लौटते हैं जब। यूएई ने भी मध्यस्थता की थी, ईरान ने भी आज की थी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ चली हुई है बाकी चैनल में। ये दोनों ने नहीं सर, वो सऊदी अरेबिया का जो फैजल प्रिंस है ना, उसने रिंग किया इनको पाकिस्तान को, करते हैं और पाकिस्तान को बोला इफ़ यू आर ऑन द सेम पेज शैल आई टॉक टू इंडिया। दे सेड यस, वो खुद बोल रहे हैं यस वी वांट पीस, आप बात करो। तो वो कह रहा है कि सऊदी ने भी की हमें हेल्प और अमेरिका ने। और ईरान इजराइल की लड़ाई में अमेरिका कूदने वाला है। अभी उसने 2 हफ्ते मांगे हैं ट्रंप ने कि मैं 2 हफ्ते में बताऊं। इसको लेकर के पूरी दुनिया जो है इस वक्त बड़े अटेंशन मोड में है कि क्या हो जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई के बहुत बड़े फॉल आउट हो सकते हैं। हम पर भी इसका असर पड़ सकता है। तेल महंगा होगा तो पूरी दुनिया पर महंगाई का असर पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा, और बहुत सारे इसके नतीजे हो सकते हैं। इसलिए इस पर इतनी बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको उस पर आगे रशिया चाइना क्या कह रहे हैं, पुतिन ने क्या कहा, मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले मैं एक आपको पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बात सुनवाता हूं। ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि साहब भारत ने हमला किया, और उसके बाद मुझे सऊदी अरब के विदेश मंत्री का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, मुझसे बात की उन्होंने, फिर उन्होंने कहा क्या मैं जयशंकर से भी बात कर सकता हूँ। तो हमने कहा नहीं, आप बिल्कुल बात कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं उनसे कह दूँ कि आप अब हमला नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा आप कह दीजिए कि हाँ हम भी नहीं करेंगे हमला। तो वो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें सब लोग इन्वॉल्व थे। और फिर बाद में उन्होंने कहा ट्रंप जो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता कराई, तो बोले कि उनको कहने का हक है। ट्रंप चाहे 13 बार कहें चाहे 130 बार कहें। हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया है 9 तारीख की रात को, और ये कह रहे हैं 6-7 की रात को। तो एक तो इनके कुछ डेट्स मिक्सड अप हैं इनके दिमाग में। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमने भारत की वायुसेना ने और सेनाओं ने इनके 2 एयरबेस ये मान रहे हैं कि एक नूर खान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ इनकी न्यूक्लियर कमांड भी है और आर्मी हेडक्वार्टर भी है, और वो बिल्कुल नज़दीक इस्लामाबाद की भी है, वहाँ हमने मिसाइल से हमला किया। और दूसरा इन्होंने शोरकोट का नाम लिया। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारी मिसाइलें जो है इनके एयरबेस पर पहुँच गई थी। लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं कि हाँ ये सारे लोग इन्वॉल्व थे इस जंग को रुकवाने में, जिसमें अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का भी रोल था। तो ये इस लाइन को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ दुनिया ने जंग रुकवाई भारत को कह के। वोरा साहब, ये कंफ्यूजन जो आप बात कर रहे थे कि इसके दिमाग में कुछ डेट्स का कंफ्यूजन था। बिल्कुल है। किसका दिमाग, कौन सा दिमाग मुझे मालूम नहीं है। बट बेसिकली जो है बहुत से नैरेटिव चले हैं ना सर, उन्हीं के अपने लोगों में यूनिटी नहीं है। क्या कहानी सुनानी है, कोई एक कहानी सुनाता है, कोई दूसरी कहानी सुनाता है, तीसरी। टोटल कंफ्यूजन एंड केओस होता है जब आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाए। मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत से लोगों को अप्रोच किया कि भाई बचा लो हमें, हम तो इस्लामिक देश हैं एटसेट्रा। तो कहते हैं यूएई ने भी कोशिश की, ईरान ने भी, ईरान के तो विदेश मंत्री आए भी थे यहाँ पर, उनको बता दिया गया कि छोले का भाव क्या है, तो आप आराम से घर में बैठिएगा। यूएई के साथ भी यही हुआ। अब ये कह रहे हैं कि सऊदी ने भी ये किया, कल बोलेंगे टुवालू ने भी फ़ोन किया था, इसने किया उसने किया। फैक्ट इज सर कि सारी दुनिया को हमने स्पष्ट कर दिया था, नो मध्यस्थता, नो मीडिएशन। ये बात ये खुद अब स्वीकार कर रहे हैं। अब ये अपना बयान बदलते जाएंगे, आप देखते जाइए आगे क्या होगा। कि ट्रंप साहब अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप भी गलत कह रहा है। दैट इज द इन्फ्लुएंस कि ट्रंप ने कुछ, अब ये इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि कह रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी गलत कह रहा है। और टाइगर कुछ तो यार ध्यान किया करो, वो तुमको इतना ठोके। वैसे भी ये तो मिनिस्टर कह रहे हैं ना, मुनीर ने तो कभी ऐसा बयान नहीं देगा, क्योंकि वो तो डरा हुआ है अब ट्रंप से। तो इनको देखना है कि आगे अमेरिका क्या करता है। अमेरिका इनको बहुत मारेगा। सौरभ, मुनीर को एक और वहाँ बताया गया है अमेरिका द्वारा कि बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने आप को आज़ाद कराना चाहती है क्योंकि तुमने नाजायज़ कब्जा किया था।
अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और ये जितना जो सी पैक का चक्कर चल रहा है, एक ही झटके में चीन भी निपट जाएगा, पाकिस्तान भी निपट जाएगा और ईरान के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो ये उसको नहीं भूलना चाहिए मुनीर को कि वो बड़ा एक वनरेबल पोजीशन में बैठा है, और जब भी चाहे कौन यूएसए बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा, भारत मदद करेगा आज़ादी में। और ये जो इनका जो पंजाबी मुसलमान पाकिस्तान, इनकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी, इनको खाने पीने को दाना नहीं होगा, और ना इनके पास कोई मिनरल होंगे, ना इनके पास सोना होगा, ना चांदी होगी, ना कॉपर होगा, ना गैस होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये देश वैसे ही खत्म तबाह हो जाएगा। आप कुछ बोल रहे थे सर? देखो, मैं सौरभ यही बात बिल्कुल ठीक है। बलूचिस्तान 40% इलाका है पूरे पाकिस्तान का, और उसका 77% जो मिनरल रिसोर्सेज हैं पूरे पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान में। आप कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, तो इसका मतलब ये है अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से चला गया तो पाकिस्तान की हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो चाइना पाकिस्तान को कॉरिडोर बना के इन्हें ग्वादार है जो पोर्ट को इनको किया है, ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में मैक्सिमम ट्रेड जो पाकिस्तान का होगा वो कराची से शिफ्ट होके ग्वादार हो जाएगा। अब जब वो चलाई जाएगा, तो पता नहीं कब से देख रहे हैं। और वही मैं कुछ और बता रहा हूँ, ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो, ग्वादार जो ओमान से ने 1958 में खरीदा था, ये पहले बलूचिस्तान के पास नहीं था, मगर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की फोर्ट लाइंस बहुत है और इन फोर्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर सकता है अमेरिका, और इसीलिए ब्लैकमेल करेगा। एक नहीं 10 फोर्ट लाइंस हैं, और मुझे लगता है पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, वो एक्सेप्ट करेगा जो अमेरिका बोलेगा, अमेरिका का साथ देगा वो ईरान की लड़ाई में अगर होता है, और उसके बदले में उसको फायदा भी होगा। उसको फायदा होगा IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी, और उसके ये जो क्रिटिकल मिनरल्स को ये कह रहा है कि आपको $12 बिलियन का फायदा हो सकता है, अमेरिका को इशारा कर रहा है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने कहा मैं और तुम मिलकर लूटेंगे बलूचिस्तान। ये ऐसा ही कुछ है। तो वो बोलता कि आपको आधा मिलेगा। सर, एक सवाल ये रह गया, इस लड़ाई में 2 बड़े और प्लेयर और जो ईरान के दोस्त हैं, ये क्या करेंगे? पुतिन मतलब रशिया और शी जिनपिंग मतलब चाइना। भाई, अगर ये दोनों आ जाते हैं ईरान के समर्थन में, तो फिर तो सारी इक्वेशन ही बदल गई ना। फिर तो दुनिया में बिल्कुल एक बड़ा भूचाल आएगा अगर ये खुलकर साथ आ जाते हैं। कैसा समर्थन सर? फौज तो नहीं भेजेंगे? वही मैं कह रहा था, अभी तो ये मैं वही अगर भेजें तो अभी ये केवल शब्दों से साथ हैं। पुतिन की बात सुनाता हूं आपको। पुतिन ने जब कहा, पहले उन्होंने कहा था भाई इसमें अगर अमेरिका इस लड़ाई में आया तो इसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता है, तो उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि तुम तो कोशिश मत करना, अब ये इजराइल जो कर रहा है इसको करने दो। फिर उनसे पूछा गया ऐसा आप ईरान का साथ देंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि ईरान ने अब तक हमसे मदद मांगी नहीं है। उनका जवाब ये था, ईरान ने हमसे कोई अभी सैन्य मदद नहीं मांगी है, इसलिए सवाल अभी नहीं उठता कि हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो ईरान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुनिए। Наши специалисты работают в Бушере, 250 человек, и еще командированные. Общая численность может достигать 600. И мы не уходим. Разве это не поддержка? Ну, когда-то предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПВО. Ну, так большого интереса тогда партнеры не проявили, ну и все. Что касается договора, о котором мы сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. Это второе. А третье, наши иранские друзья об этом и не просят. ये कह रहे हैं, दरअसल इसी साल शायद या पिछले साल, मेरे ख्याल से इसी साल इनके और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ था, एक स्ट्रेटेजिक समझौता हुआ था। वो कह रहे हैं हमारे समझौते के अंदर रक्षा सहयोग नहीं है। और जहाँ तक रही बात हमारे उनके रिश्ते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे 600 लोग वहाँ पर ऑलरेडी हैं। उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक ही फंक्शनल न्यूक्लियर रिएक्टर है शायद बुशहर में, वहाँ वो कह रहे हैं हमारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके रिएक्टर्स बनाने में मदद कर रहे हैं। तो हम तो इन्वॉल्व हैं ईरान के साथ। और इन्होंने इसराइल को भी कहा है कि इस बात का ख्याल रखना कि मेरे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बॉम्बिंग कर रहा है, तो उनको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये भी क्लियर कर दिया कि हमारा और ईरान का कोई सैन्य समझौता नहीं है। वेल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब ये नहीं आने वाले लड़ाई में।
नहीं, ये एयर डिफेंस सिस्टम में इनकी मदद करेंगे, ये उन्होंने बोला है। बोला है। और दूसरी चीज है कि रशिया ने शाहिद 136 मिसाइल और ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग जो चल रही है रशिया के अंदर, उसमें ईरान ने बहुत मदद की है। तो कहीं ना कहीं रशिया इनको वॉर में ईरान देता है ड्रोन। हाँ बिल्कुल, ड्रोन शुरू में दिए भी काफी सारे संख्या ड्रोन में, इसने और दिए। साथ में मैन्युफैक्चरिंग में मदद की उनकी। शाही ड्रोन तो इनके ऊपर दबाव होगा खड़े होने का ईरान के साथ, भाई अब मैंने तुम्हारी अब मदद की। यही चीज वो कह रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि ये लोग सपोर्ट करेंगे इक्विपमेंट के साथ। जैसे कि चीन के कुछ जहाज आपने देखा शुरू में आए थे, उन्होंने इक्विपमेंट इनको दी थी, क्या दी थी ये बाहर नहीं आई। और जैसे कि अमेरिकन जहाज अब लास्ट 3 दिन से लैंड कर रहे हैं इजराइल के अंदर, और उधर जो इंटरसेप्टर्स की कमी थी, मिसाइल इंटरसेप्टर्स की, बॉम्ब्स की, मार्क 84, वो उनको सप्लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से ये भी सप्लाई करेंगे इक्विपमेंट, वो भी सप्लाई करेंगे चीन भी, लेकिन खुल के कोई भी नहीं आएगा, ना इनकी सेनाएं आएंगी ना ये आगे। मैं जरा चाइना का भी रुख बता दूं सर। एक चीज और लास्ट चीज बोलना चाहता हूं, सैटेलाइट इंटेलिजेंस वो जरूर प्रोवाइड वो बहुत जरूरी करेंगे, है। और भी कोई चीज साइबर सिक्योरिटी के अंदर है तो उसमें मदद करेंगे। एक बार चाइना का भी आपको रुख बता दें। ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध के बढ़ने के बाद चाइना ने अमेरिका को एक साफ शब्दों में चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वॉशिंगटन अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका के संभावित सैन्य हस्तक्षेप पर चीन की ये बहुत तीखी प्रतिक्रिया है और वैश्विक कूटनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन किसी भी ऐसे कदम का विरोध करता है जो किसी देश की संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता हो, और हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बल प्रयोग का या बल प्रयोग की धमकी देने का भी हम इसके खिलाफ हैं। इससे पहले इसी हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान में 5 मध्य एशियाई देशों के साथ एक सम्मेलन में कहा था कि बीजिंग को इजरायल की ओर से ईरान पर किए जा रहे सैन्य हमले पर गंभीर चिंता है। सभी पक्षों को चाहिए कि वो तुरंत तनाव करने और के लिए काम करें और स्थिति को और बिगड़ने से रोकें, और इसके लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए चीन तैयार है। मतलब वो कह रहा है हम बातचीत करा देंगे, हम मीडिएशन करा देंगे, यही। तो चीन ने भी ये कह दिया क्लियर कि भाई लड़ाई में तो हम शायद नहीं आए। तो मतलब आप ना रशिया आएगा ना चीन आएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और चीन तो वैसे भी बिलीव नहीं करता फोर्स के यूज में। गालवान में तो उसका चाचा आया था ना जो करने के लिए वहां पर मैं कभी भी ताकत का प्रयोग नहीं। क्या बकवास करते हैं, सोचते नहीं है कि किन किन सारी दुनिया को मालूम है। सर चाइना कैनॉट गो इन, चाइना का लक्ष्य ईरान नहीं है सर। ईरान कल खत्म हो जाए, चाइना बोलेगा मेरा ध्यान तो ताइवान की तरफ, सॉरी टाइगर मैं उस तरफ देख रहा था, तू गायब हो गया तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। ही इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर, और अमेरिका अब नहीं रुकेगा सर, मेरी बात मानिए। आई बीन इन दिस अ लॉन्ग टाइम कि हमने आपको शाहिद ड्रोन दिए, ये दिया सर। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर वफादारी नाम की कोई चीज है, अगर आप चाहते हो तो बाजार से कुत्ता खरीद लाओ, नहीं मिलेगी। आपने शुरुआत में कहा था कि इसने 2 हफ्ते क्यों मांगे, क्यों नहीं 2.5 दिन और 4 दिन? बिल्कुल, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये 2 हफ्ते, मेरा मानना है कि प्राइवेटली उसने नेतन्याहू को कह दे 2 हफ्ते के बाद अब तुम, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, उससे पहले कहानी खत्म करते। मुझे ये लगता है कि ना उनके मिसाइल इंटरसेप्टर्स रहेंगे और ना ही उनके पास ये उन्होंने कि मौका दिया है इजराइल को, तू खत्म कर, जो करना है, जो तुझे करना है। देखो सौरभ, 2 बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि जो चीन है और रूस खुल के नहीं आ सकते। रूस तो पैसे इन्वॉल्व है यूक्रेन में, उसके पास तो हथियार और अम्यूनिशन की कमी है। और चीन जो है मुझे लगता है उसका फोकस है ताइवान की तरफ, इंडो पैसिफिक की तरफ, बल्कि उसको मौका मिलेगा। अगर अमेरिका बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता है ईरान के साथ और उसने ट्रुप्स डाल देता है तो उसका सारा 3 तो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ आ गए, यूएसएस फोर्ड भी आ गया, यूएसएस निमतिज भी आ गया है। और ऐसे में अगर वहाँ पर इंडो पैसिफिक में उसका दबदबा कम हो जाता है अमेरिका का, और मुझे लगता है चीन के लिए तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिल जाएगा। तो मुझे लगता नहीं किस लिहाज से कि ताइवान पे कुछ भी कर सकता है वो। दुनिया का ध्यान यहाँ है बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका तो टोटली इन्वॉल्व है यहाँ पर। अगर होता है तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिए कोई अच्छी सिचुएशन होगी। ये तो बड़ी नई डायमेंशन बता दी आपने कि वो तो करता रहा है, चाइना ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए अच्छा मौका देख रहा है। क्योंकि ताइवान, एक चीज माननी पड़ेगी, करता है नहीं करता मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं चीन ने हरदम कहा ताइवान चीन का हिस्सा है, वो आना चाहिए। अब अगर आप मौका दे रहे हैं सिचुएशन को, अमेरिका ईरान के साथ इन्वॉल्व होता है, इंडो पैसिफिक से अगर उसका ध्यान हटता है तो चीन एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये एक क्वेश्चन मार्क है। रशिया और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं? वेरी गुड, अच्छे रिश्ते, एक्सीलेंट रिलेशन। लाइक टू कवर? नहीं सर, गो अहेड। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक
जूश कम्युनिटी का सवाल है। रशिया के अंदर भी बहुत बड़ी एक तादाद है जूश कम्युनिटी की। बहुत सारे रशियन जूस भी माइग्रेट होके कहाँ चले गए, इजराइल के अंदर। तो इनका जो अपना तालमेल है पीपल टू पीपल वो है बहुत अच्छा है। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर आप ईरान की बात करें, ईरान ने इराक के साथ में 8 साल से ज़्यादा जंग लड़ी, लाखों की तादाद में इनके सैनिक मारे गए, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके तब भी। जबकि ये जो सपोर्ट चल रहा था, एक तरफ इराक को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था और इजराइल भी बीच में इन्वॉल्व था, दोनों तरफ से इनकी कार्रवाई चल रही थी। अभी ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईरान एक छोटा मोटा मुल्क नहीं है, उसकी पोटेंशियल है, एक सिविलाइजेशन है, एक उनका जज्बा है लोगों का, और इनकी अपनी जो कैपेबिलिटी है उन्होंने दुनिया को दिखाया है। आज के दिन में मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनका मुकाबला नहीं है। अगर आप एक देश जो आप मान के चले जो इस प्रकार की मिसाइल बना सकता है, क्या वो न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बना के बैठ गया अभी तक? अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क आज से बहुत साल पहले बना गया तो ईरान तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मुल्क है, उनके पास अब सब न्यूक्लियर वेपन है या नहीं वो तो पता नहीं। अच्छा हो भी, अब ये तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जंगें और ये सब खामखाई, ये कौन चलाएगा आज की दुनिया में न्यूक्लियर हथियार किसी के ऊपर, और चलाएगा तो उसका क्या हाल करेगी दुनिया। एनीवे, लेकिन सर सब जो भी एक हिंट ये कर रहे थे कि मिसाइलें तो हैं लेकिन अनलिमिटेड थोड़ी है। बिल्कुल। और इजराइल के पास भी भाई डिफेंड करने के लिए भी मिसाइल चलती है, वो भी अनलिमिटेड नहीं है। सौरभ, इसमें एक बात है कि मिसाइल का सब ने ये सोचा था शायद ईरान थक गया है, ईरान के पास मिसाइलें नहीं है। लास्ट 2 दिन की लड़ाई अगर आप देखें, जिस प्रकार से उसने मिसाइल के एक प्रकार फायर किया है इजराइल पे, उसको बैकफुट पे डाल दिया। इसका मतलब ये है, अरे सर उसके स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के पास हो गया धमाका, और एक और किसी एम्बेसी के ऊपर धमाका हुआ है। एक बता दूं, देखो एक सच्चाई है, कहीं भी सच्चाई है कि ईरान को हल्के में मत लो। ईरान के पास अभी भी मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन का भंडार है, वो इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेगा। और हमने सर, लेकिन एक मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में तो जमीन पे जंग हो रही है, उनके फौजें लड़ रही है, वहां टैंक लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई यहां तो सारी लड़ाई हवा से होनी है ना। दूसरा दिस कैन नॉट गो ऑन इनडेफिनिटली। अभी जो नहीं, इनका एस्टिमेट था कि ईरान के पास कोई 2500 से 3000 मिसाइल हैं, लेकिन आप समझते हैं कि उन्होंने एक वॉर फुटिंग में अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाई होगी, जैसे रूस में अभी क्या है कि मिसाइल बनाने में जो उसका केसिंग होता है उसमें कोई समय नहीं लगता है, उसके फ्यूल में कोई समय नहीं लगता, सिर्फ जो गाइडेंस सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम उसको इंटीग्रेट करने में थोड़ा समय लगता है। तो मेरा पक्का यकीन है कि अगर ईरान के पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, हमास मैन्युफैक्चर कर रहा था कहाँ, वहां गाजा के अंदर। लेकिन अब इजराइल कहता है वो कहता है मैंने उसके आधे मिसाइल लॉन्चर ही बर्बाद कर दिए। मिसाइल बना ले, चलाएगा कहां से? मिसाइल लॉन्चर को फैब्रिकेट करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कोई भी गाड़ी ट्रक ले आइए, आप उसके ऊपर वो रेल लगानी है, आपने रेल लगा के आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि डोंट अंडर एस्टिमेट ईरान। ईरान इज अ बिग कंट्री, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, अनलाइक दी अदर मौलवीज एंड ऑल दैट। इनका मैं अगर आप आयतुल्लाह खमानी की अंग्रेजी की स्पीच 6 जून वाली आप अचंभे में पढ़ जाएंगे। लिसन टू हिज स्पीच। नहीं, मैंने आज थोड़ा इनके ऊपर उनके बारे में पढ़ा, बताते हैं बड़ा मतलब ही इज अ वेरी लर्नड मैन, और वो अंग्रेजी आपने बताया अच्छी बोलते हैं, लिटरेचर के बड़े शौकीन हैं ये व्यक्ति जो है। एक चीज आपने टिपिकल मुल्ला वाली जो इमेज होती है ना, बिल्कुल। एक चीज आपने बोली कि भाई ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चल सकती क्योंकि ये जमीन की नहीं है। आपको समझना चाहिए अगर जमीन की लड़ाई हो जाती है तो ईरान का अपर हैंड है। ईरान की जो प्लस पॉइंट उसकी आर्मर, आर्टिलरी है और टैंक्स हैं। कौन सी जमीन की सर? वो अगर पाकिस्तान के 1-1.5 किलोमीटर का यही तो है ना कि लड़ाई ही एयर पार की है। अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खाता है अमेरिका जाता है और ग्राउंड ट्रूप्स आते हैं तो फिर ईरान का पलड़ा रहेगा, और ईरान इतनी जल्दी हाथ डालने वाला है नहीं। बस मैं एक ही चीज बोलना चाहता था इसके अंदर कि देखिए 2500-3000 का नंबर लिया जा रहा है, इससे इतना तो होगा ही होगा या इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसको मारने के लिए कितने सारे मिसाइल इंटरसेप्टर्स इजराइल को फायर करने पड़ रहे हैं, वो लिमिटेड है। और उसके अंदर खासकर एरो के तो वो दे देंगे अमेरिकन, जो आयरन डोम के हैं वो कौन बनाएगा, इजराइल में ही बनते हैं, और वो उसकी भी एक लिमिट है प्रोडक्शन कैपेसिटी की। तो कहीं ना कहीं इजराइल खुद 2 हफ्ते के और नुकसान झेलने की कैपेसिटी ईरान में ज्यादा है, और साथ में इजराइल छोटा सा देश है। आप सोचिए 40 टारगेट इजराइल में हो और 40 ईरान में, वो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, पर 40 इजराइल के अंदर बहुत बड़ा। हमेशा की तरह प्रोग्राम के एंड में पॉपुलेशन भी ज्यादा है। प्रोग्राम के एंड में हम फिर वहीं पर खड़े हैं, डिप्लोमेसी
या पावर? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी सर। और Diplomacy. ट्रंप ने 2 हफ्ते जो मांगे हैं, डिप्लोमेसी से काम होगा ईरान के साथ? बिल्कुल। आपको लगता है डिप्लोमेसी की गुंजाइश है अभी? नहीं। दोनों हार्ड एंड एटीट्यूड्स दोनों साइड्स पे, सॉफ्ट होने को कोई भी तैयार नहीं। रावल, आपने भी हथियार छोड़ दिए। मैंने हथियार नहीं छोड़े, मैंने तो हथियार छुपा के रखे हैं। एक वक्त बड़ी आने पर पुरानी- यूज करेंगे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वेलर। अगर आप दिमाग इस्तेमाल करें, आप कोई भी जंग जीत सकते हैं, चाणक्य नीति। अगर आप समझते हैं कि मैं जंग नहीं जीत पाऊंगा, तो प्रूडेंस, आप ठीक है आइए नेगोशिएट कर लीजिए, 2 साल के बाद फिर देख लेंगे तुमको हम। हो सकता है वहां ट्रंप नहीं रहेगा, यहाँ नेतन्याहू ना रहे, उधर कुछ भी हो सकता है। लिव टू फाइट अनदर डे। डिप्लोमेसी विल टेक Discretion ओवर। is the better part of valor. लिव टुडे टू या फाइट सौरभ, अनदर डे। एक सौरभ, एक चीज है, इस लड़ाई में डिप्लोमेसी विल टेक ओवर। ये 14 दिन में आप देखेंगे कुछ ना आप कुछ देखें साहब, solution निकलेगा। मैं जा रहा हूं क्योंकि सर अमेरिका डिप्लोमेसी करने। अब ये देखें कि ईरान जो है वो डिप्लोमेसी की मेज पर शर्तें मानने के लिए तैयार है या नहीं। अभी तक तो उसने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया है, लेकिन अगर ये जंग रुकनी है तो एक बात स्पष्ट है, इसके लिए झुकना ईरान को ही पड़ेगा। लेकिन क्या वो ऐसा करेगा? बहुत शुक्रिया सर, वैसे साहब आपका है, कमोडोर साहब आपका, जनरल दत्ता, जनरल सुभाष, बहुत शुक्रिया आपका।